वेलकम स्टूडेंट वंस अगेन। हम लोग पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में अभी हम लोग चल रहे हैं काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। तो काइनेमेटिक्स अभी हम लोगों ने देखा था। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोग को ये बताया था कि पोजीशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और कौन इनमें क्या कैसे रिलेशन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी चीज को भी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो पोजीशन हमारे पास क्या होता है, किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट वैल्यू होता है, वही हमारे पास क्या कहलाता है, पोजीशन कहलाता है, स्थिति कहलाता है। मतलब अगर किसी रेफरेंस सिस्टम में अगर हम किसी पार्टिकल को डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो उस पे जो भी एक्सिस हम लोगों ने लिया हुआ है उस एक्सिस पर उनके जो कोऑर्डिनेट वैल्यू होंगे, जो निर्देशांक होंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थिति बोलते हैं। ठीक है, वही हमारे पास स्थिति कहलाएगा। स्थिति, उस पॉइंट की स्थिति को अगर ओरिजिन से मिला दिया जाए तो वो स्थिति सदिश कहलाएगा। वो एक सर्टेन डायरेक्शन में होगा और एक हमारे पास उसका मैग्नीट्यूड होगा, निश्चित मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, अब हम लोगों ने कहा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। अगर हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर पोजीशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर कोई पार्टिकल हमारे पास जा रहा है तो हमारे पास क्या कहलाएगा, मान लिया जाए कि अगर हम लोग ये समझने के लिए कहें कि मान लिया जाए कि कोई भी पोजीशन अगर हम लोगों ने डिस्क्राइब कर दिया, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आना चाहता है, पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक। तो ये जितना पाथ लेंथ ट्रेवल करेगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, इसका ये हमारे पास कहलाएगा इसका डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल, द पाथ लेंथ। और जो इन दोनों इस सिचुएशंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इन ए सर्टेन डायरेक्शन, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इन ए सर्टेन डायरेक्शन, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही हमारे पास क्या कहलाएगा, का डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग वेक्टर के फॉर्मेट में भी हम लोग लिख सकते थे। ये पोजीशन r1 वेक्टर हो जाएगा, ये पोजीशन हमारे पास r2 वेक्टर हो जाएगा और हम लोग यहाँ से r2 1 हम लोग लिख सकते हैं, पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 एंड सो ऑन। तो हम लोगों ने इसके बारे में पूरा डिस्कस किया था, आप लोग पिछला लेक्चर देख सकते हैं अगर इसको समझना है। आइए अब हम लोग समझते हैं व्हाट इज द एक्सेलरेशन। अगर हम लोग वेलोसिटी जानते हैं तो एक्सेलरेशन को भी अब समझना जरूरी है। एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की दर को वेलोसिटी कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। तो हम लोग क्या लिखेंगे, dA इज टू dV अपॉन dt, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। यानी वेलोसिटी को चेंज करने के लिए हमारे पास वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर। और वेलोसिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। अब अगर हम लोग ये कहें कि वेलोसिटी किस तरीके से हम लोग चेंज करा सकते हैं तो वो देखते हैं हम लोग वेलोसिटी को चेंज किस तरीके से करा सकते हैं। यानी हमारे पास a इज टू dV अपॉन dt अगर दिया हुआ है तो वेलोसिटी में चेंज हमारे पास कैसे हो सकता है, क्योंकि वेलोसिटी के पास हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अब हमारे पास वेलोसिटी को चेंज कराने के तीन तरीके, इनफैक्ट हम लोग कह सकते हैं 3 अलग अलग तरीके हैं। मैग्नीट्यूड चेंज हो, डायरेक्शन चेंज नहीं हो तब भी हमारे पास वेलोसिटी चेंज होगा। डायरेक्शन चेंज हो, मैग्नीट्यूड चेंज ना हो, हमारे पास कहलाएगा, ये भी हमारे पास कहलाएगा कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है। और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो और डायरेक्शन भी चेंज हो तो हमारे पास कहलाएगा कि वेलोसिटी हमारे पास चेंज हो रहा है। अब देखिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का क्या मतलब है। सबसे पहली बात कि अगर हम लोग ये कहेंगे मैग्नीट्यूड, एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी, यानी चेंज इन वेलोसिटी का रेट है, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वही होगा जो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वही होगा जो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। मान लिया जाए कि कोई पार्टिकल हमारे पास v1 वेलोसिटी से जा रहा है, ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक v2 वेलोसिटी से आया, ये 1 पोजीशन पर था, इसका वेलोसिटी यहाँ पर। अगर हमारे पास वेलोसिटी चेंज क्या हम लोग कहेंगे, v2 माइनस v1। अगर v2 माइनस v1 पॉजिटिव है तो इसका डायरेक्शन, ये अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा था, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वो हमारे पास क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। अगर v2 माइनस v1 का डायरेक्शन ये निगेटिव अगर आ गया तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो होगा वो इन दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। मतलब उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रिटार्डेशन।
रिटार्डेशन और एक्सीलरेशन दोनों एक पैरामीटर हैं जो हम लोग चेंज इन वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। अगर फाइनल वेलोसिटी ज्यादा आया है और इनिशियल वेलोसिटी कम आया है तो हमारे पास क्या होगा, रिटार्डेशन हो रहा है, यानी डायरेक्शन जो एक्सीलरेशन है अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। ये दोनों हमारे पास आगे इसी डायरेक्शन में थे, लेकिन अगर ये वेलोसिटी, जैसे अगर इसका हम लोग न्यूमेरिकल एग्जांपल ले लें, न्यूमेरिकल एग्जांपल इज दैट कि अगर ये हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड था और ये हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट होगा, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, मंदित हो रहा है हमारे पास कण, मंदन कहलाएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, हमारे पास जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है वो चेंज इन वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, न कि वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको आप लोग समझ सकते हैं। दूसरी चीज, ये मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा था, हमने एक्सेलरेशन निकाला, डायरेक्शन चेंज हो और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे, ये क्या पॉसिबल है? आइए देखते हैं हम लोग पॉसिबल है कि नहीं है। अगर हम लोग ये कहें ये अगर हमारे पास कोई पार्टिकल है, ये सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, कैसा मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है? सर्कुलर मोशन। इसका रेडियस r है और ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, तो किसी भी पार्टिकल पर इसका अगर हम लोग वेलोसिटी देखेंगे, अगर ये ओमेगा कांस्टेंट है तो v इज टू क्या होगा हमारे पास r इंटू ओमेगा, v इज टू क्या होगा, यहाँ पर भी हम लोग, यहाँ पर भी अगर पार्टिकल को देखेंगे तो v इज टू क्या होगा r इंटू ओमेगा, यहाँ पर भी अगर हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, v इज टू r इंटू ओमेगा, यहाँ पर भी अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, v इज टू r इंटू ओमेगा। देखो अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो रेडियस कांस्टेंट होगा, और अगर हम लोग ये कहें कि जहां पर भी काम करेगा वो टेंजेंशियली काम करता है, कहां पे काम कर रहा है भाई, टेंजेंशियली, तो हर एक पल इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है। यानी ये जो सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो फिक्स होता है, परिमाण, वेलोसिटी वेग का जो परिमाण है वो क्या होता है, फिक्स होता है, लेकिन उसका डायरेक्शन जो होता है हमेशा क्या होता है, चेंज होता जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जांपल है कि मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है, कांस्टेंट, और डायरेक्शन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, चेंज, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो इसमें भी एक्सेलरेशन होगा, और आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक्सेलरेशन होता है जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम लोग जो कहते हैं, सेंट्रीपिटल टुवर्ड्स द सेंटर काम करता है, और एक्सेलरेशन उसको हम लोग AR कहते हैं। क्या कहते हैं, AR, और AR इज टू क्या होता है, v स्क्वायर अपॉन r या ओमेगा स्क्वायर इंटू r। तो हम लोग ये कहें कि एक्सेलरेशन भी अब दो तरीके के होंगे। देखिए ध्यान दीजिए, एक्सेलरेशन अब 2 टाइप्स का होगा। एक्सेलरेशन वो जो मैग्नीट्यूड को चेंज करे, और दूसरा एक्सेलरेशन वो जो डायरेक्शन को चेंज करे। तो जो मैग्नीट्यूड को चेंज करता है एक्सेलरेशन वो कहलाता है स्पर्शीय, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कैसा कहलाता है, स्पर्शीय त्वरण या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अगर हम लोग ये कहें कि जो डायरेक्शन को चेंज करता है वो कहलाता है रेडियल एक्सेलरेशन और त्रिज्यीय त्वरण, रेडियल एक्सेलरेशन और त्रिज्यीय त्वरण। तो अगर हम लोग ये कहें कि AT क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल dv अपॉन dt, यानी जो मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, और जो डायरेक्शन को चेंज कर रहा है वो हमारे पास क्या आएगा, रेडियल एक्सेलरेशन। क्या आएगा हमारे पास भाई, रेडियल एक्सेलरेशन। इज इट क्लियर, त्रिज्यीय त्वरण। ठीक, तो आइए हम लोग एक एक करके इसके बारे में समझते हैं किस तरीके से हमारे पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमारे पास चेंज हो सकता है। तो अगर मैं ये कहूं कि अगर हमें डायरेक्शन, देखिए एक्सेलरेशन का सिंपल सा मतलब है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाएगा हमारे पास, एक्सेलरेशन। ठीक, आइए अब अगर हम लोग ये कहें कि एक्सेलरेशन कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज, अगर एक्सेलरेशन को अगर हम लोग ये कहें कि v इज इक्वल टू क्या होता है, ds द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ds अपॉन dt, तो हम लोग एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, dv अपॉन dt, तो हम लोग लिख सकते हैं d अपॉन dt इंटू ds वेक्टर अपॉन dt। देखिए कुछ नहीं किया गया है, हम लोग वेलोसिटी का सिंपल सा डेफिनेशन जानते हैं, और वेलोसिटी के डेफिनेशन को हम लोगों ने, वेलोसिटी को हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिया तो ये आ जाएगा, और ये कहलाता है डबल डिफरेंशिएशन d2s वेक्टर डिवाइड बाई dt स्क्वायर। तो d2s अपॉन dt स्क्वायर, dv अपॉन dt को हम लोग दूसरे फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब अगर हम लोग को ये एक्सेलरेशन का ये जो सेकंड फॉर्मेट है वो देखिए कैसे हम लोगों ने अचीव किया। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। डिफरेंशिएशन, डिस्प्लेसमेंट को अगर 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया जाए टाइम के रिस्पेक्ट में, तो जो क्वांटिटी आएगा वही हमारे पास क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। अब अगर हम लोग ये कहें कि एक्सेलरेशन को दूसरे फॉर्मेट में अगर हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी वेलोसिटी डिस्टेंस के साथ अगर वेरी कर रहा हो, ठीक है, यहाँ पर
वेलोसिटी जो है टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है, वो फंक्शन दिया है। और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है। अब अगर हम लोग ये कहें कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, डी वी वेक्टर अपॉन डी टी, इसमें हम लोग ये कर दें डी वी वेक्टर अपॉन डी एस वेक्टर इंटू डी एस अपॉन डी टी। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं dv अपॉन डी एस को लिख सकते हैं v, और ये आ जाएगा हमारे पास dv वेक्टर अपॉन डी एस वेक्टर। तो अगर हमारे पास वेलोसिटी स्पेस का फंक्शन हो, मतलब मीटर में अगर दिया हो, या डिस्टेंस का अगर फंक्शन हो, इनफैक्ट सॉरी डिस्टेंस का क्या, डिस्प्लेसमेंट का अगर फंक्शन हो, तो डिस्प्लेसमेंट का अगर फंक्शन होगा तो हम लोग को एक्सीलरेशन फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो तो वेलोसिटी के डिपेंड करने पर, या वेलोसिटी का किस पे फंक्शन दिया है, देखिए फंक्शन दिया हुआ है उसके बेसिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कुछ किया नहीं गया है, सिंपली हम लोगों ने डीएस को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया और इजीली हम लोग इस चीज को लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगर हम लोग आगे देखें कि ये क्या है, अब हम लोग कहें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में हम लोग को समझना है। आइए देखते हैं हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से। ग्राफ, थोड़ा सा ग्राफ के बारे में मैं बता दूं, ग्राफ आखिर होता क्या है। अगर हम लोग ये कहें कि कोई भी स्ट्रेट लाइन है, कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर हमें ड्रॉ करना है, तो स्ट्रेट लाइन क्या होता है, उससे पहले हम लोग देखें स्लोप या एंगल। ये देखिए एंगल हम लोग ये कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। एंगल भी हमारे पास क्या होता है, वो एक एक्सियल वेक्टर होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, और वो हमारे पास क्लॉकवाइज हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। तो मान लिया जाए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो फ्रेंड्स अगर हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि इसका एंगल ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, क्योंकि हम लोग जनरली एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज एंगल इज टेकन पॉजिटिव, ये जनरल साइन कन्वेंशन है। तो अगर हम लोग ये कहें कि ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है और ये यहां से देखिए, हमें कभी भी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज देखना होता है, तो यहां पर जो एरो दिया होता है इसका कोई लेना देना नहीं होता है, जनरली ये दोनों साइड में दिया होता है, ये तीनों का कोई मतलब नहीं है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस से उस कर्व की तरफ चलते हैं जिसका एंगल फाइंड आउट करना होता है। हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस से उस कर्व की तरफ चलते हैं जिसका एंगल फाइंड आउट करना होता है, और वो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं तो क्लॉकवाइज कहलाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना हो तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। तो ये हमारे पास क्या चले हैं हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज। क्या होगा भाई, एंटी क्लॉकवाइज। देखिए हम लोग इधर चलना है। अच्छा, कुछ लोग ये कहें सर ये यहां से यहां तक का भी तो एंगल है, ये हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है, तो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस से अगर हम लोग यहां से चलेंगे तो ये तो क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो हम लोगों को वो एंगल देखना है जो 90 डिग्री से कम होगा। इनफैक्ट ये एंगल हमारे पास, इसके लिए अगर ये कह दिया जाए थीटा है, तो ये 180 माइनस थीटा है, और ये 180 माइनस थीटा माइनस में आएगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग कहेंगे। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारे पास जो फॉर्मेट आएगा हमारे पास निगेटिव एक्स एक्सिस से लिया जाएगा। हम लोग जनरली जो एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को कंसीडर करके चलते हैं, इसको कंसीडर करके चलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, या फिर 90 डिग्री से कम वाले एंगल को ही हम लोग प्रीफर करते हैं। ठीक है, तो चलिए ये हम लोग समझ गए कि हमें एंगल अगर क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा तो हम लोग इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, मान लिया जाए कि अगर हमारे पास कोई ऐसा एंगल है, एक लाइन है हमारे पास, ये लाइन दिया है, इसका एंगल हमें फाइंड आउट करना है कि ये पॉजिटिव एंगल का है कि नेगेटिव एंगल का है। तो हम लोग सिंपली एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और लाइन ड्रॉ करेंगे तो हम लोग ये देखेंगे हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, और हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस से हम लोग कर्व की तरफ चलेंगे, तो कर्व की तरफ हम लोग चल रहे हैं इधर। देखिए हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस हम लोग उस पर एक ड्रॉ करेंगे डॉटेड लाइन, और हम लोग इधर चल रहे हैं, तो ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज। क्या हो गया भाई, क्लॉकवाइज। अगर ये एंगल क्लॉकवाइज है तो चाहे हम लोग यहां से भी अगर चलेंगे तो ये भी हमारे पास क्या होगा, क्लॉकवाइज ही चलना होगा। तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। क्लियर। अब अगर हम लोग ये कहें कि ये एंगल हमारे पास कोई लाइन ऐसे दिया है, मान लिया जाए कि लाइन हमारे पास कोई ऐसे दे दिया बिना ग्राफ में, तब भी हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और पॉजिटिव निगेटिव बताएंगे। मान लिया जाए कि एक हमारे पास ऐसा लाइन है, इसका स्लोप हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो इसका स्लोप अगर फाइंड आउट करना है तो हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस से हम लोग उस लाइन की तरफ चलेंगे। ये अपने मन में भी हम लोग बना करके चल सकते हैं, अगर आप नहीं है तो डॉटेड लाइन एक बनाएंगे, और डॉटेड लाइन से हम लोग उस हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस से हम लोग उस कर्व की तरफ चलेंगे जिधर एंगल 90 से कम होगा, वही हम लोग देखेंगे कि इसका इंक्लिनेशन कितना है। तो ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। कैसा हो जाएगा ये, एंटी क्लॉकवाइज।
ठीक है। तो अब हम लोग ये इजीली देख सकते हैं। अब देखते हैं एक चीज, एक टर्म हम लोग यूज करते हैं इसमें, यहां पर स्लोप क्या होता है, ढलान क्या होता है, इंक्लाइनेशन क्या होता है, ये थोड़ा सा हम लोग, ये आप लोग जनरली बहुत ज्यादा आप लोगों को इसकी रिक्वायरमेंट होगी, बहुत जगह पे रिक्वायरमेंट होगी, तो आप लोग इजीली इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। मान लिया जाए कि एक हमारे पास कोई, स्लोप का क्या मतलब होता है, स्लोप, देखिए स्लोप अगर आप लोगों ने पढ़ा हो डिफरेंशिएशन में, तो इसको लिखते हैं हम लोग m, प्रवणता होता है, और दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का जो ढलान अगर निकालना होता है तो हम लोग लिखते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। व्हाट इज दिस? दिस इज फाइनल माइनस इनिशियल, यानी dy अपॉन dx, और इसी चीज को लिखते हैं हम लोग tan थीटा, यानी ये सभी स्लोप हैं फ्रेंड्स। देखिए dy अपॉन dx इक्वल्स टू tan थीटा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, m इक्वल्स टू स्लोप, स्लोप माने ढलान, ढलान माने प्रवणता, हिंदी में ये सब इसके नाम है। तो हम लोग ये कह सकते हैं ये एंगल पर, थीटा पर निर्भर करता है। तो कब पॉजिटिव स्लोप का होगा, कब नेगेटिव स्लोप पे होगा, और कैसे हम लोग निकालेंगे? तो जो रेफरेंस सिस्टम हम लोगों ने कंसीडर किया है, अगर हम लोग इस पे y लिखे हैं और इस पे x लिखे हैं, तो dy अपॉन dx विल बी स्लोप। अगर हमने यहाँ पर v लिख दिया और यहां पर t लिख दिया, तो इस पे जो स्लोप होगा dv अपॉन dt, जो y पर है वो y यहां ऊपर आ जाएगा, और जो x पर है वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो देखिए यहां पर y पर क्या है, वेलोसिटी हमने रख दिया है, और x पर क्या रख दिया हमने, टाइम रख दिया, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, dv अपॉन dt। इसी प्रकार फ्रेंड्स अगर यहां पर डिस्प्लेसमेंट आ जाता, अगर हम लोग ये मान लेते हैं कि ये s, सॉरी ये नहीं, अगर हम लोग कहें कि s डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है, तो यहां पर स्लोप क्या हो जाएगा, ds अपॉन dt। देखिए आप लोग इंडिकेटर डायग्राम पढ़ेंगे, आगे चल करके बहुत सारा क्वांटिटी पढ़ेंगे, तो हम लोग ये कहें कि यहां पर अगर प्रेशर ले लिए, यहां पर वॉल्यूम ले लिए, ये वेलोसिटी लिख दिया हमने, वॉल्यूम अगर ले लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो इस पे स्लोप जो आएगा वो क्या हो जाएगा, dp अपॉन dv। देखिए सिंपल सा मेथड है आपको समझना। स्लोप, स्लोप माने क्या, m माने क्या, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं डिफरेंशियल फॉर्मेट में dy अपॉन dx, और dy अपॉन dx ये हमारे पास जो होता है वो क्या होता है, tan थीटा, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। तो dp अपॉन dv हमारे पास क्या कहलाएगा, स्लोप कहलाएगा। पॉजिटिव निगेटिव कैसे देखेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। वो एंगल पर निर्भर करेगा कि पॉजिटिव निगेटिव हमारे पास स्लोप है कि नहीं है। अब देखिए मान लिया जाए कि अगर हम लोग ये कहें कि ये एक हमारे पास y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और यहां पर एक हम लोगों ने लाइन ड्रॉ कर दिया, ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन में अगर हम लोग ये कहें कि हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तब हम लोग यहाँ पे पहुंचेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल अगर थीटा दिया हुआ है, और ये थीटा क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग एंगल को क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल अगर पॉजिटिव है, तो इसमें टेन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि थीटा पॉजिटिव है, और यही होगा हमारे पास क्या, स्लोप। अब अगर हम लोग ये कहें कि ये एंगल हमारे पास, यहां पर एंगल थीटा है, तो यहां पर भी एंगल क्या होगा, थीटा ही होगा, क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल हमारे पास चेंज नहीं होगा। इसको दूसरे तरीके से कहें, एक ऐसा कर्व जिसका स्लोप कांस्टेंट होता है उसको स्ट्रेट लाइन कहते हैं। देखिए स्ट्रेट लाइन को डिफाइन करने के लिए सीधी रेखा का क्या मतलब होगा, ऐसा कर्व जिसका स्लोप कांस्टेंट होता है, नियत होता है, वो क्या कहलाएगा हमारे पास, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा कहलाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग ये देख सकते हैं, ये स्ट्रेट लाइन आ गया, ये पॉजिटिव स्लोप का ग्राफ है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हमसे ये बोल दिया किसी ने कि हमें कैसे पहचानना होगा कि पॉजिटिव स्लोप और निगेटिव स्लोप क्या होता है, तो अगर हमें ये कह दिया कि y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो हमने ये कह दिया कि ये जो ग्राफ हमने खींचा है a, ये पॉजिटिव स्लोप का है कि निगेटिव स्लोप का है। तो हम लोग सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे इन हॉरिजॉन्टल लाइन, जो एंगल हम लोग समझने के लिए, फिर हम लोग इससे कर्व की तरफ चलेंगे, उधर चलेंगे जिधर 90 से कम होगा। देखिए 90 से ज्यादा है, हम लोग चलेंगे इधर, यहां से भी चल सकते हैं हम लोग, चलेंगे इधर। तो ये यहां से यहां आए हैं, तो ये क्या होगा, क्लॉकवाइज चले हैं, तो ये क्लॉकवाइज हो गया, तो माइनस थीटा, और माइनस थीटा मतलब ये कहलाएगा नेगेटिव स्लोप। ये कैसा इसका ढलान हो गया भाई, निगेटिव, ऋणात्मक। चाहे हम यहां से देखें चाहे यहां से देखें, बात एक ही है, यह ऋणात्मक ढलान का कर्व है, स्ट्रेट लाइन है।
अगर हम लोग यहाँ पर एक ग्राफ ऐसे बनाते कहीं पर भी ऑर्डिनरी, तो हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रॉ करेंगे और हॉरिजॉन्टल लाइन से हम लोग देखेंगे कर्व की तरफ चलने पर हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना पड़ रहा है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना पड़ रहा है तो ये क्या है, पॉजिटिव। ये एंगल हमारे पास थीटा क्या है, पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसका स्लोप जो हो जाएगा m, वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी पॉजिटिव स्लोप का हमारे पास क्या है, ये एंगल है, मतलब कर्व है, स्ट्रेट लाइन है। बात समझ गए। ऐसा कर्व जिसका स्लोप कांस्टेंट हो वो क्या होगा हमारे पास, ढलान कांस्टेंट हो, वो क्या कहलाएगा हमारे पास, स्ट्रेट लाइन। अब देखिए, आइए हम लोग ये देखते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्लोप क्या होते हैं। इंक्रीजिंग स्लोप और डिक्रीजिंग स्लोप, तो इंक्रीजिंग स्लोप और डिक्रीजिंग स्लोप को हम लोग किस तरीके से समझ सकते हैं, आइए। कांस्टेंट स्लोप और कांस्टेंट स्लोप आपने देख लिया, पॉजिटिव निगेटिव स्लोप देख लिया। अब हम लोग को ये देखना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्लोप। मान लिया जाए कि ये एक कर्व हमने बनाया, इसका स्लोप हर जगह देखिए, 2-3 जगह पे अगर देखेंगे तो ये थीटा, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, ये थीटा 1 इजिकल्स टू थीटा 2 इजिकल्स टू थीटा 3 है, तो ये स्ट्रेट लाइन है, ये हमारे पास कांस्टेंट स्लोप का एक कर्व है। अब अगर हमारे पास कोई ग्राफ इस तरीके से हो, देखिए यहां पर एंगल कुछ और है, यहां पर एंगल कुछ और है, यहां पर एंगल, आप लोग डेफिनेटली ये देख करके बता सकते हैं ये थीटा 1, ये थीटा 2, ये थीटा 3। हम लोग बस यहीं पर देखते हैं, सिंपली एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं करना होता है, हमें एक अंदाजा लग जाता है, थोड़ा डिस्टेंस पर देखेंगे तो थीटा 3 इज ग्रेटर देन थीटा 2 इज, सबसे छोटा है वो थीटा 1। तो ये क्या है, इंक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ। कैसा है भाई, इंक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ। कैसा ग्राफ है ये, इंक्रीजिंग। देखो स्लोप बढ़ता जा रहा है, क्या बढ़ता जा रहा है, स्लोप बढ़ता जा रहा है। स्लोप क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। हम लोग हमेशा ऑरिजिन से चलेंगे और ऑरिजिन से कर्व की तरफ चलेंगे, ऊपर की तरफ चलेंगे, तो ये हमारे पास देखेंगे स्लोप क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये इंक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ, ठीक है। मैं अगर एक यहां पर दूसरा ग्राफ अगर मैं कंसीडर करूं फ्रेंड्स, अब अगर हम लोग ये कहें कि यहाँ पे इस तरीके का एक ग्राफ है, तो ये देखिए यहां पर स्लोप ज्यादा है, ज्यादा कम होने लगा। ये देखिए, ये आपको पता चल जाएगा, ये देखने से लग जाएगा कि हाँ आपका ये जो स्लोप है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, यानी थीटा 3 इज लेस देन थीटा 2 इज लेस देन थीटा 1। तो हम लोग ये कहेंगे यहां से हम लोग को चलना है, यहीं से हम लोग को देखना है, तो ये क्या कहलाएगा, डिक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ। क्या कहलाएगा हमारे पास, डिक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ। डिक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ, स्लोप। आई थिंक ये समझ में आ गया, इंक्रीजिंग स्लोप, डिक्रीजिंग स्लोप, पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप। अभी तक जितना भी मैंने ग्राफ बनाया है इन सब में हमारे पास कैसा स्लोप है, हमारे पास सब पॉजिटिव स्लोप का था। अब अगर हमारे पास कोई ऐसा ग्राफ हो, जनरली आप लोग देखेंगे ये, इसका आप लोग को एडवांटेज बहुत सारी जगह पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में होगा। कब हम लोग पॉजिटिव स्लोप लेते हैं, कब नेगेटिव स्लोप होगा। स्लोप का मतलब होता है यहां पर जो हो, यहां पर जो हो dy/dx। एक ग्राफ अगर हम लोग ऐसे अगर बना दें तो ये देखिए इंक्रीजिंग स्लोप का है, डिक्रीजिंग स्लोप का है। यहां से ये एंगल हम लोग ये भी देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं, दोनों 90 से कम है, दोनों का मतलब एक ही होगा। ये एंगल देख रहे हैं तो ये थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, देखिए 90 से ज्यादा वाले को हम लोग को नहीं देखना है, ये एंगल ये वाला है। तो हमारे पास ये क्या है, यहां से इसका मैग्नीट्यूड जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या हो रहा है भाई, बढ़ रहा है। ये प्लस साइन मैंने नहीं लगाया है, ये मैंने आपको ये बताया है कि ये वाला ग्राफ है हमारे पास, ठीक। देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का वैल्यू देखिए यहां पर ज्यादा, यहां पे कम है, ये हमें ये कम दिखाई दे रहा है, यहां पर ज्यादा है। इसका ओपनिंग देखना होता है, एकदम यहां पर देखना होता है ओपनिंग, तो ओपनिंग इसका हमारे पास क्या है, ज्यादा है। ये इंक्रीज कर रहा है, थीटा इंक्रीज तो कर रहा है, लेकिन ये देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, यानी ये निगेटिव में इंक्रीज कर रहा है। निगेटिव में क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो पॉजिटिव में हमारे पास इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, निगेटिव में इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ये हम लोग इजीली समझ सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से किया जा सकता है और कौन कौन से हमारे पास ग्राफ बन सकते हैं, हम लोग इसके बारे में देखते हैं। वन डायमेंशनल मोशन में हम लोग देख चुके हैं, वेलोसिटी देख चुके हैं,
डिस्प्लेसमेंट देख चुके हैं, एक्सेलरेशन देख चुके हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स भी पूछ लिए जाते हैं काइनेमेटिक्स में कि किसका ग्राफ होगा और किस तरीके से हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो आइए समझते हैं, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मान लिया जाए अगर हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखना है, तो डिस्प्लेसमेंट के प्लेस पे हम लोगों ने एस लिख दिया और यहां पर क्या लिख दिया टी। तो इस ग्राफ पर जो स्लोप होगा, क्या होगा, स्लोप। तो स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये अब क्या हो जाएगा, डी एस अपॉन डी टी। और ये अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, वेलोसिटी। यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पर जो स्लोप होता है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। फ्रेंड्स, किसको रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हमें एक ग्राफ ऐसा बनाना हो जो कोई बॉडी रेस्ट में हो, यानी टाइम के साथ उसका जो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट है वो नहीं हो रहा है, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ये हमारे पास इस तरीके से हो सकता है। ये भी ग्राफ हमारे पास देखो, इसका स्लोप हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो। स्लोप जीरो आने का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी जीरो। यानी हमारे पास ये भी ग्राफ रेस्ट का है, ये भी ग्राफ रेस्ट का है। अगर हम लोग ये कहें कि कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यानी वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर हमारे पास कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट, इसका मतलब क्या हो गया, स्लोप कांस्टेंट। देखो स्लोप कांस्टेंट है भाई, अभी मैंने आप लोगों को बताया कांस्टेंट स्लोप का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। अगर प्रारंभिक वेग उसका शून्य है तो हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे, ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे और ये ऐसे सीधे चलता चला जाएगा। ये जो ग्राफ बनेगा ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमारे पास है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा ग्राफ है जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन से मतलब रिप्रेजेंट किया गया है, जिसमें वेलोसिटी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि इसका टाइम के साथ इसका स्लोप जो है वो बदल नहीं रहा है। थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 3। ये इजीली हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर, बात समझ गए। अगर हम लोग ये कहें कि एक ग्राफ को हमें इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है कि जिसमें हमारे पास कोई पार्टिकल कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मोशन कर रहा है, एक्सीलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो, तो वेलोसिटी हमेशा क्या होगी, उसकी बढ़ती जाएगी। देखिए अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा, अगर त्वरण नियत होगा, तो वेलोसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि एक्सीलरेशन तो तभी आएगा ना जब वेग में परिवर्तन होगा। यानी वेग में अगर परिवर्तन हो रहा है दैट मीन्स देयर इज एक्सीलरेशन। अगर हम लोग एक पार्टिकल को अगर हम लोग हवा में ऐसे ड्रॉप कर दें, तो हवा में ड्रॉप कर देंगे तो उसका वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, घटता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि वहां पर एक्सेलरेशन हमारे पास काम करता है, एक्सेलरेशन जी। और जी क्या है हमारे पास, नियर अबाउट कांस्टेंट है। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हमारे पास वेलोसिटी जो होगा वो क्या रहेगा, हमारे पास कांस्टेंट इंक्रीज करता जाएगा। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी हमारे पास क्या होता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगेगा उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी इंक्रीज होने का क्या मतलब है, यानी स्लोप जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है उस पर स्लोप का वैल्यू जो होगा हमारे पास, स्लोप जो होगा वो बढ़ता जाएगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि इंक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ कैसा होता है, डिक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ कैसा होता है। तो हमने ये कह दिया कि ये है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है हमारे पास टाइम, तो इंक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ हमारे पास बने फ्रेंड्स। यानी अगर हमारे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यानी ये सिचुएशन देखिए हमारे पास यहाँ पर एंगल जो है ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, ये थीटा 3 है, यानी थीटा 3 इज ग्रेटर देन थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, यानी टेन थीटा 3 इज ग्रेटर देन टेन थीटा 2 ग्रेटर देन ये है हमारे पास टेन थीटा 1। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये M3 हो गया, M3 पॉइंट पे ये 3 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, ये 1 पॉइंट है। M3 इज ग्रेटर देन M2 इज ग्रेटर देन M1, यानी सबसे, यानी यहां से अगर हम लोग देखें तो स्लोप उसका क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो अभी हम लोगों ने देखा स्लोप कैसे हमारे पास इंक्रीजिंग हो सकता है, स्लोप हमारे पास कैसे डिक्रीजिंग हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की अगर बातचीत करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पर जो स्लोप होता है वो किसके इक्वल होता है भाई,
स्लोप जो होता है वो वेलोसिटी के इक्वल होता है। किसके इक्वल होगा? स्लोप इज इक्वल टू वेलोसिटी। अब अगर हम लोग ये कहें कि दूसरा अगर ग्राफ देखें, आइए हम लोग इसको थोड़ा अगर हम लोग इसमें कहें कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो देखिए वेलोसिटी थोड़ा सा इसमें ये डिटेल पोर्शन अभी नहीं दिया गया है, इसमें आप लोगों का उतना इससे कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसका हम लोग काइनेमेटिक्स है तो काइनेमेटिक्स में हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। ये वेलोसिटी v है, ये टाइम हमारे पास क्या है t है, तो स्लोप जो होगा इसमें हमारे पास क्या आएगा? स्लोप का मतलब होता है dy/dx। तो हम लोग क्या लिखेंगे? x के प्लेस पे क्या है? t है, y के प्लेस पे क्या है हमारे पास? v है, तो स्लोप जो हो जाएगा dv/dt, और dv/dt जो होता है वो क्या होता है? एक्सेलरेशन। यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर जो स्लोप है किसी भी कर्व का, तो स्लोप जो होगा ये थीटा यानी tan थीटा, ये जो रिप्रेजेंट करेगा वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? एक्सेलरेशन को। ध्यान दीजिएगा, इसको आप लोग नोट्स कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। और मैं ये बता चुका हूं आप लोगों को, भाई आप किसी भी ग्राफ की बात करेंगे, कहीं पर भी ग्राफ की बात करेंगे, जो y एक्सिस पर होगा और जो x एक्सिस पर होगा उनका अगर डिफरेंस का डिवाइड कर दिया जाए, डिफरेंशिएट करके उसको डिवाइड कर दिया जाए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? स्लोप आ जाएगा। चाहे वो प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम हो, चाहे वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, चाहे कोई भी हमारे पास ग्राफ हो, किसी भी तरीके से हम लोग इस चीज को देख सकते हैं। ठीक है। एक और अगर हम लोग ये कहें, एक टर्म आएगा हम लोग पास, देखिए आप लोग जब थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ेंगे तो उसमें जब आप लोग कैम एंड फॉलोअर का अगर आप लोग उसमें वो देखेंगे, तो ये देखिए एक्सेलरेशन और टाइम। तो एक्सेलरेशन ऑफ टाइम में यहाँ पे स्लोप जो होगा वो क्या होगा? स्लोप इज इक्वल टू होता है dA/dt। तो जनरली अभी आप लोगों ने नहीं सुना होगा, जिन लोगों ने सुना होगा अच्छी बात है। इसको कहते हैं जर्क। क्या बोलते हैं इसको? जर्क। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज नोन एज जर्क। तो एक बार और आप लोग ये सुनेंगे, आप लोग, जर्क का मतलब होता है बहुत खतरनाक चीज होता है ये जर्क। एक्सेलरेशन अपने आप में खतरनाक चीज है, तो जर्क हम लोग कभी नहीं चाहते हैं कि जर्क हो अचानक से एक्सेलरेशन में चेंज हो जाए। यानी फोर्स वेरिएबल फोर्स पर जब भी हम लोग काम करेंगे तो वहां पर एक्सेलरेशन चेंज होगा, और एक्सेलरेशन का जो रेट ऑफ चेंज होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जर्क कहते हैं। अब दूसरा चीज आता है, ये तो स्लोप के बारे में हो गया ग्राफ के। अब अगर हम लोग ये कहें भाई कि एरिया क्या होता है? एरिया देखिए भाई, एरिया अगर कभी भी होगा कहीं पर भी प्लेन अगर हम लोग बातचीत करेंगे, तो मान लीजिए जैसे हमें ये एरिया निकालना है, ये x है, ये y है, तो यहां से वहां तक हमारे पास क्या होगा? y होगा। यहां से यहां तक हम लोग क्या कहेंगे? डेल्टा x कह सकते हैं, ये डेल्टा y हो गया। तो इसमें जो एरिया आएगा हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। अब चाहे आप यहां पर लेकर के देखें, उसमें y का भी पोर्शन होगा, x का भी होगा, और एनी हाउ प्रोडक्ट कैसा भी होगा, उसमें प्रोपोर्शनलिटी कुछ भी हो, इन दोनों का प्रोडक्ट ही होगा। अगर लाइन है तो एरिया 0 होगा, पॉइंट है तो एरिया 0 होगा। लेकिन अगर वो ग्राफ है, अगर वो किसी एक साइकिल में अगर हमारे पास दिया हुआ है अगर हम लोग, तो वो हमारे पास क्या आएगा? एरिया। और अगर एरिया अगर होगा तो भाई हम लोग ये कहेंगे कि एरिया भी कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करेगा। तो एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा? AREA, एरिया इज इक्वल टू y इंटू एक्स। एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y इंटू एक्स। तो अब हम लोग ये कहें कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पर तो कुछ नहीं मिलता, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर हम लोग कहीं पर भी एरिया कर्व के नीचे का बात करेंगे, तो एक पे वेलोसिटी आएगा, एक पे क्या आएगा हमारे पास? टाइम। ये वेलोसिटी हो गया, ये टाइम। तो जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया जो आएगा v इंटू टी, और v इंटू टी हमारे पास क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा भाई? वेलोसिटी इंटू टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। अगर ये टाइम एक्सिस के ऊपर है तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होगा? पॉजिटिव। और ये टाइम एक्सिस के अगर नीचे है यानी वेलोसिटी निगेटिव है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या आएगा? निगेटिव। टोटल हम लोग निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक एग्जांपल कंसीडर करें, तो हम लोग ये देख सकते हैं, मान लिया जाए कि ये हमारे पास कोई ग्राफ है, ये हमारे पास दिया है वेलोसिटी दिया है, ये टाइम दिया है, एक पार्टिकल का मोशन दे रहा है, ये कह रहा है कि यहाँ पर ये 45 डिग्री है, और यहाँ से यहाँ तक एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारे पास 10 सेकेंड है, और ये क्या है हमारे पास? 10 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी है मैक्सिमम यहाँ पर, और ये जो वेलोसिटी है यहाँ पर दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ से यहाँ तक ये जो हमारे पास टाइम दिया है ये 5 सेकेंड दिया है। कितना दिया है? 5 सेकेंड।
तो इस पार्टिकल का टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग को फाइंड आउट करना होगा तो ये देखिए हमारे पास इसमें दो एरिया हम मिलेंगे। एक एरिया ये मिलेगा हम लोगों को और एक एरिया ये मिलेगा हम लोग। ये पॉजिटिव एरिया है, ये क्या होगा, निगेटिव एरिया। तो ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का अगर हम लोग एरिया देखें तो इसका नाम दे देते हैं ओ ए बी सी डी ई। तो ओ ए बी में जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, S1 मान लेते हैं। पॉजिटिव आएगा हाफ बेस इंटू हाइट, कितना हो गया 50 मीटर, पॉजिटिव में आएगा। S2 इज टू देखें तो एरिया किसका हो जाएगा, बी सी डी ई, ये हो जाएगा निगेटिव। ये देखिए रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल है तो 5 इंटू 5 ये कितना हो जाएगा हमारे पास 25 निगेटिव में मीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो हो गया S S1 प्लस S2 50 माइनस 25 25 मीटर, यानी नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल जो होगा हमारे पास कितना आ जाएगा, जो O से E तक में डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो 25 मीटर का आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग इजीली इस चीज को समझ सकते हैं एरिया। अब अगर हम लोग ये कहें कि ये तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ था, अगर एक्सीलरेशन, इसको नोट कर लेंगे, देख लेंगे, इसको समझ लेंगे। मैंने जो भी बताया था, टाइम एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, टाइम एक्सिस के नीचे निगेटिव आएगा एंड सो ऑन। अब अगर हम लोग ये कहें कि एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ अगर है, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ कैसा ग्राफ है, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में जो भी एरिया हमारे पास आएगा टाइम एक्सिस के बीच और कर्व के बीच में, तो ये हमारे पास कहीं ना कहीं एनी हाउ ए इंटू टी होगा। तो ए इंटू टी जो होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी। ए इंटू टी जो होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी। यानी एरिया ऑन द, देखिए एरिया ऑन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट होता है, स्लोप ऑन द वीटी डायग्राम एक्सीलरेशन होता है, ये पढ़ चुके हैं। एरिया ऑन द एटी डायग्राम इज द वेलोसिटी, क्या होता है भाई, वेलोसिटी के बराबर होता है। ठीक, तो वेलोसिटी हमारे पास कितना है, वेलोसिटी अगर हमें निकालना होगा तो हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, चेंज इन एक्सेलरेशन, या फिर यहां से यहां तक का एक्सेलरेशन कितना है और पर यहां से यहां तक का हम लोग टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें टोटल वेलोसिटी मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अभी हम लोग देख रहे थे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में जो हमारे पास स्लोप होता है वो जर्क को रिप्रेजेंट करता है, और एरिया जो होता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पर वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल में बता दिया था। अभी अब हम लोग समझ रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या क्या होते हैं और वन डायमेंशनल में मोशन क्या होंगे। तो अगर हम लोग कहें इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण, तो गति के समीकरण में हमारे पास देखिए इसमें सबसे बड़ी बात है यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर होगा, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा यानी एक्सेलरेशन हमारे पास क्या हो गया, जीरो। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो गया और मैग्नीट्यूड भी हमारे पास क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। मतलब अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी अगर कह दिया जाए तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगा, जीरो। तो उस सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। देखिए वैसे भी यूनिट वाइज भी अगर हम लोग देख सकते हैं मीटर पर सेकेंड इनटू सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास मीटर। तो ये हमारे पास आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। मोशन विद यूनिफॉर्म कांस्टेंट एक्सेलरेशन, देखिए जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ अगर हम लोग मोशन करेंगे, यूनिफॉर्म है या कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी में हमारे पास चेंज होगा और वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज हो सकता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं, और रिटार्डेशन अगर होगा तो वेलोसिटी रिड्यूस होगा। एक्सेलरेशन अगर होगा यानी पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा तो हम लोग क्या कहेंगे, उसका वेलोसिटी इंक्रीज होगा। तो इसके लिए हमारे पास ग्राफ है v इज टू यू प्लस ए टी, एस इज टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम लोग थोड़ा सा कुछ ऐड भी करेंगे। ऐड क्या करना है देखते हैं हम लोग। अगर हम लोग ये कहें कि ये डेरिवेशंस हम लोग कहां से अचीव किए हैं, किस तरीके से अगर हम लोगों ने पाया है, तो हम लोग एक ग्राफ को हम लोग कंसीडर करते हैं। मान लिया जाए कि एक हमारे पास हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देख चुके हैं। मान लिया जाए ये हम लोग कहते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अगर कोई पार्टिकल एक समान एक्सेलरेशन से यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से अगर मोशन करता है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मोशन करेगा तो उसके जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर
स्लोप होता है वो एक्सीलरेशन को डिनोट करता है। तो एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। मान लो ये इनिशियल वेलोसिटी u से स्टार्ट करता है और ये फाइनल वेलोसिटी v तक पहुंचता है। किस पर पहुंचता है, v तक पहुंचता है। और ये उतने यहां से यहां तक इसने टाइम t कवर किया, t टाइम में, ठीक है। तो अगर हम लोग कहें कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर जो स्लोप होता है वो स्लोप किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, स्लोप किस चीज को रिप्रेजेंट करता है भाई, मान लिया जाए कि ये थीटा है, मान लिया जाए कि ये क्या है हमारे पास, थीटा है। तो थीटा अगर होगा तो हम लोग ये कहें कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये यहां से यहां तक v है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, v माइनस यू, कितना हो जाएगा, v माइनस यू। ये यहां से यहां तक u है, ये टोटल यहां से यहां तक हमारे पास क्या होगा, v होगा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, सॉरी टेन थीटा इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है, v माइनस यू अपॉन टी, और ये क्या हो जाएगा भाई हमारे पास t, और ये इसको हम लोग स्लोप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सेलरेशन से, यानी v माइनस यू अपॉन टी। तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, यानी v इज इक्वल टू क्या हो गया, u प्लस। देखिए डेरिवेशन से कोई लेना देना नहीं है आप लोगों को। अगर इसी तरीके से अगर इसका एरिया अगर फाइंड आउट कर लिया जाए तो आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स, एरिया हमारे पास किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट को। और एरिया अगर हम लोग करेंगे तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगा। और इन दोनों को अगर हम लोग फिर से सॉल्व करें तो वी स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, ठीक है। तो इजीली हम लोग ये तीनों डेरिवेशन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कहीं से भी कोई समस्या नहीं होगी। जब हम लोग इसमें v को एलिमिनेट करते हैं, इन दोनों से अगर v को एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास s इज इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आएगा। और अगर t को एलिमिनेट करेंगे, यहीं से t की वैल्यू इसमें निकाल करके अगर हम लोग रख देंगे तो हमारे पास v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं, एक और फॉर्मूला है इसमें, एक और फॉर्मेट है जो जनरली यूज होता है, कभी कभी पूछ लेता है ये, कि अगर हम लोग ये कहें कि कोई भी पार्टिकल s nth क्या होगा, यानी ये t s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ध्यान देने वाली बात है, s इसमें डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव निगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। इनिशियल वेलोसिटी है, ये टाइम है, तो t सेकेंड में टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो बता रहा है। अब हम लोग ये कहें कि टीवें सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो टीवें सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट होने के लिए मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एस टी इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हम लोग ये कहें कि टीवें सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट इतना होगा, तो टी माइनस वन में सेकेंड में, यानी एस टी एन माइनस वन कितना हो जाएगा, यू टी माइनस वन प्लस 1/2 ए टी माइनस वन का होल। फ्रेंड्स कहने का मतलब है कि अगर हम लोग ये कहें कि 5 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, तो ये होगा, ये 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट, हम ये कहें कि 4वें सेकंड में कितना आएगा, ये हम लोग ये कहें कि t माइनस 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट है। ये देखिए, ये t माइनस 1वें सेकंड में नहीं है, t माइनस 1 सेकंड में, मतलब अगर हम लोग ये कहें कि एग्जांपल के लिए अगर t इज इक्वल टू 5 ले लिया जाए तो ये हो जाएगा, और ये 4, यानी 5 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या हो गया, 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट। तो हम ये कहें कि 5th सेकंड में, यानी अगर हम लोग ये कहेंगे टीएथ सेकंड में डिस्प्लेसमेंट इन टीएथ सेकंड मतलब एस टी माइनस 1। तो हम लोगों को ये फाइंड आउट करना होगा, तो हम लोग क्या निकालेंगे भाई, ये क्या आ जाएगा, u प्लस ए बाई टू टी माइनस 1। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देना है, सिंपल सा, इसमें से इसको हम लोग क्या करना है, घटा देना है। तो घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा u प्लस ए अपॉन टू टी माइनस 1। इसको हम लोग बोलते हैं एस टीएथ, यानी u प्लस ए अपॉन टू टी माइनस 1। देखिए जनरली एस एनथ लिखा जाता है, एस एनथ इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए अपॉन टू एन माइनस 1।
जहां पर t था वहां पर हम लोगों ने क्या कर दिया, n कर दिया। इसको कहते हैं एस nth, nवें सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट होगा u प्लस a अपॉन 2 इंटू 2n-1। कभी कभी क्वेश्चन कैसे पूछता है कि एक हमारे पास मीनार है, मीनार से एक बॉल को ड्रॉप किया गया। देखिए जैसे ड्रॉप करने वाली बात आ गई वो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। तो इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों ने 0 कर दिया। दूसरी बात कि ये कहता है कि तीसरे सेकंड में वो कितना डिस्प्लेसमेंट मतलब या कितना डिस्टेंस नीचे गिरेगा। तो देखो अलोंग स्ट्रेट लाइन हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम लोग ये फॉर्मूला वहां पर यूज कर सकते हैं। तो आप लोगों को जनरली जो अभी है आप लोगों ने देखा यहां पर ये जो फॉर्मूला है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहां पर एस nth का फॉर्मूला आप लोग यहां पर यूज कर लेंगे, एक और ऐड कर लेंगे a अपॉन 2n माइनस 1। 2n-1 का मतलब क्या है कि nवें सेकेंड में हम लोग को चली गई दूरी देखना है। तो nवें सेकेंड में मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, हम लोगों को एस nth अगर हम लोग को लिखना होगा, देखिए वहां पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, यहां पे लिखेंगे 2n-1। ठीक, एस nth को आप लोग फिर से देख लेंगे, एस nth इज इक्वल टू u प्लस a अपॉन 2n-1। ठीक है, ये फॉर्मूला है एस nth का। ये कोई बहुत बड़ा टफ फॉर्मूला नहीं है। अब देखिए मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन ही वेरी कर रहा है तो हमारे पास एक्सेलरेशन अगर वेरी करेगा यानी dv अपॉन dt एक्सेलरेशन तो होता ही है। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू dv अपॉन dt, dv अपॉन dt। तो हमें कभी भी अगर इसमें वेरिएबल दिया हो तो हम लोग इसी फॉर्मेट में यूज करेंगे। अब अगर हम लोग ये कहें कि इसी चीज को हम लोग दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, dv अपॉन ds कर लें इंटू ds अपॉन dt, ये हो जाएगा हमारे पास। ये देखो ये कोई का टर्म नहीं होता, इसको ऐसे ही रख लेंगे। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी, यानी हम इसको इस वाले टर्म को मान लिया जाए कि ये हमारे पास है, ये वाले टर्म को हम लोग क्या लिख लें, वेलोसिटी, और ये dv अपॉन ds ऐसे ही रहेगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा v dv अपॉन ds, और v इज इक्वल टू ds अपॉन dt, द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो हम लोग इस फॉर्मूले से भी एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। वो तो दिया हुआ है, जिस बेसिस पर हम लोग उसको कह सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, और इजीली हम लोग उस चीज को क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी, अब अंडर ग्रेविटी अगर हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलना है, देखिए इसमें भी साइन कन्वेंशन का बहुत बड़ा रोल है। साइन कन्वेंशन अगर आप इजीली समझ सकते हैं तो कोई समस्या नहीं आएगी। देखिए अगर हम लोग किसी भी बिल्डिंग पे अगर खड़े हैं या किसी मीनार पे खड़े हैं और यहां से किसी भी बॉडी को ड्रॉप कर रहे हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव ले लिया, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव आ जाएगा, जी भी पॉजिटिव हो जाएगा, और वेलोसिटी भी जो आएगा हमारे पास वो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर यही रिफरेंस अगर आप यहां पर ले लें और अपवर्ड डायरेक्शन को निगेटिव ले लिया जाए तो ये भी अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया जाए तो ये भी हमारे पास ये यहां से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, या यहीं पे ले लिया जाए, इसको हमने कह दिया कि अगर ये पॉजिटिव हो जाएगा ये निगेटिव हो जाएगा एंड सो ऑन, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो देखिए प्लस माइनस में आप लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपने जो रेफरेंस सिस्टम कंसीडर किया है उस रेफरेंस सिस्टम पर आपको कायम रहना है। रेफरेंस सिस्टम कैसे हम लोग कंसीडर करते हैं, रेफरेंस सिस्टम मान लिया जाए कि हम लोग यहां से अगर देखना चाहते हैं, सिंपल सा हमने अपना कंसीडरेशन क्या मान लिया है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव होगा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव होगा तो एच भी पॉजिटिव होगा, जी भी पॉजिटिव होगा, वी भी पॉजिटिव होगा। तो हम लोग क्या कहेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। इनिशियल वेलोसिटी भी हमारे पास क्या है, 0 है, और अगर हम लोग इसको थ्रो कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी u हो जाएगा, ये भी हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव। तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, h इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, तो इजीली हम लोग ये फॉर्मेट याद रख सकते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। A bullet moving at the rate of 250 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी हमें कितना दिया है, वेलोसिटी हम लोग को दिया है, ये देखिए मूविंग इनिशियली हमारे पास है, तो हम लोग इनिशियल वेलोसिटी लेकर के चलेंगे। तो इनिशियल मूविंग इनिशियली हमारे पास कितना है, 250 मीटर पर सेकेंड।
इनिशियल पहला डेटा दे रहा है, इज फायर्ड इनटू द लॉग ऑफ वुड, एक लकड़ी के टुकड़े में मतलब उसको फायर किया जाता है। द बुलेट पेनिट्रेट्स एट डेप्थ, यानी एस इज इक्वल टू हम लोग को दिया है 40 सेंटीमीटर यानी 0.4 मीटर। इफ द बुलेट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज फायर्ड इनटू द सिमिलर पीस, मतलब ये हमें कितना डेटा दे दिया सफिशियंट है। अब हम लोगों को ये कहना है कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया 0, तो केवल इतने डेटा से हम लोगों को क्या निकालना है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वी स्क्वायर 0 हो गया, यू स्क्वायर 250 का होल स्क्वायर इंटू प्लस में a प्लस में 2a इंटू 0.4। तो अब हम लोग ये कहें कि a कितना आ गया फ्रेंड्स, तो माइनस 250 का स्क्वायर 250 गुणे 250 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.4। तो 0.4 को अगर हम लोग ये करें तो 10 हम लोग कर सकते हैं, 10 एंड सो ऑन। इसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा, 250 गुणे 250 इज इक्वल टू इतना डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 0.4 यानी 78125 माइनस 78125 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इतना हमारे पास रिटार्डेशन है। देखिए रिटार्डेशन का भी वैल्यू दिया है, हम लोग इजीली इसको कंसीडर कर सकते हैं। अब हम लोगों से ये कह रहा है इफ द बुलेट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, एक्सीलरेशन हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, आप इसको देख सकते हैं। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, हमने इक्वेशन ऑफ मोशन का हम लोगों ने थर्ड इक्वेशन हम लोगों ने अप्लाई किया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो 2as a इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 250 गुणे 250 बटे 2 इंटू 0.4, इससे हम लोगों ने करके 78125 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का देखते हैं हम लोग। सेकंड पार्ट तो ये आप लोग को याद रखना है, इनफैक्ट हम लोग वहां पर है, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब हम लोग के पास क्या है भाई, ये कह रहा है कि इफ द बुलेट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज फायर्ड इनटू द सिमिलर पीस ऑफ द वुड 20 सेंटीमीटर थिक। अब हमें s जो दिया है वो s कितना दिया है 20 सेंटीमीटर यानी 0.2 मीटर, और हम लोग ये कह सकते हैं वेलोसिटी सेम यानी u इज इक्वल टू हमें दिया है 250 मीटर पर सेकेंड। तो हमें अब फाइंड आउट a इज इक्वल टू हमें मालूम है -78125 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। अब हम लोगों को v फाइंड आउट करना है कि v कितना आएगा, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हम लोग ये कहें u स्क्वायर कितना है 250, 250 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 78125 इंटू 0.2, ठीक। अब अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें यानी 250 का स्क्वायर माइनस आंसर इज इक्वल टू ये इसको हम लोग लिखते हैं 2 इंटू 78125 इंटू 0.2 इज इक्वल टू इतना 250 का स्क्वायर माइनस आंसर इज इक्वल टू ये आ गया हमारे पास v स्क्वायर इज इक्वल टू 31250, ये 3 है फ्रेंड्स। तो हमारे पास अंडर रूट ऑफ आंसर इज इक्वल टू 176.77 यानी v इज इक्वल टू आ जाएगा 176.77669, कुछ ऐसा आ रहा है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं इतना मीटर पर सेकंड का। देखिए आंसर आ गया, आप लोग भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कहीं से भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये v इज इक्वल टू हमारे पास आ गया इतना मीटर पर सेकंड, क्योंकि आंसर हम लोग को पास दिया, ठीक है। तो हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें एक्सेलरेशन अगर मिल जाएगा, हमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, हमें प्लस माइनस क्या लेना है क्या नहीं लेना है, हम लोग इजीली इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दिया है, पार्टिकल मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन सो दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट इन मीटर फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज गिवन बाय। डिस्प्लेसमेंट हम लोग को दिया है, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है
ये देखिए क्या दिया है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट इन द मीटर्स, तो एस इज टू इतना दिया हुआ। फाइन वेलोसिटी एट स्टार्ट एंड आफ्टर 4 सेकेंड, मतलब वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना है 4 सेकेंड के पश्चात। तो मान लिया जाए हम लोगों को क्या इक्वेशन क्या दिया है, टी क्यूब एस इज टू टी क्यूब, एस इज टू हमें क्या दिया है, एस इज टू टी क्यूब 3t स्क्वायर 4t, 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5। देखिए एक बार और मैच कर लीजिए, टी क्यूब 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5। ठीक है, अब हम लोगों को वेलोसिटी पूछा है, वेलोसिटी एट स्टार्ट एंड आफ्टर 4 सेकेंड। यानी अगर हम लोग ये कहें कि वेलोसिटी का पहले फॉर्मूला निकाला जाए, v इक्वल्स टू क्या होता है, ds अपॉन dt। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये भी वेलोसिटी है, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 4। अब ये कहें कि इनिशियल वेलोसिटी अगर निकालना है तो v एट t इज इक्वल्स टू 0, यानी दैट इज u इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास 0 प्लस 0 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। यानी हमारे पास क्या आएगा 4 मीटर पर सेकेंड, यानी इनिशियल v t इज इक्वल्स टू 0 जो आ गया हमारे पास वो 4 मीटर पर सेकेंड का आ गया। फ्रेंड्स देखते हैं हम लोग ये कितना आ रहा है, 4 एट t इज इक्वल्स टू 0, 4 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए वेलोसिटी हमसे बोला है आफ्टर 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड के लिए निकालना होगा, यानी वेलोसिटी t इज इक्वल्स टू 4 अगर निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे भाई, यहाँ पर 3 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 4 प्लस 4, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करके बताइए जल्दी से आप लोग कितना आ रहा है 3 इंटू 16 प्लस 6 इंटू 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 76 मीटर पर सेकेंड। कितना आ रहा है भाई 76 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट करके आप लोग हमें बताइए 76 मीटर एट द टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं ये दो आंसर हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, एक ही पार्ट का था। एक्सेलरेशन एट द स्टार्ट एंड आफ्टर 4 सेकेंड, तो एक्सेलरेशन हम लोग जानते हैं, तो हम लोग को ये थोड़ा मिटाना पड़ेगा ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब देखिए एक्सेलरेशन का डेफिनेशन बताइए फ्रेंड्स, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, वेलोसिटी आ गया तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे, यानी a dv अपॉन dt, ये वेक्टर हम लोग करेंगे ये 6t प्लस 6। तो अब हम लोग कहें कि a t इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 0 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग ये कहना चाहते हैं भाई कि एक्सेलरेशन एट a इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 4 पे कितना होएगा, तो a इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं 6 इंटू 4 प्लस 6, कितना हो जाएगा 24 प्लस 6 यानी 30 मीटर पर सेकेंड, यानी ए टी इज इक्वल टू, देखिए 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट टी इज इक्वल टू 0 और ए इज इक्वल टू 4, 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट टी इज इक्वल टू 4। इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये यहां तक था अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है क्वेश्चन, कि हम लोग मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन था। देखिए एक क्वेश्चन अभी हम लोग सीट में था, क्वेश्चन हम लोगों ने उसमें सॉल्व करने का हम लोग कोशिश करेंगे। सीट में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं, आप लोग उसमें सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कोई समस्या नहीं होगी। एक क्वेश्चन है हमारा, आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। मान लिया जाए ये क्वेश्चन हम लोग का हो गया। कभी कभी क्वेश्चंस फ्रेंड्स इस तरीके से पूछ लिया जाता है, सबसे पहले ध्यान रखना है वेलोसिटी में हमारे पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा, और एक्सीलरेशन तब आएगा जब वेलोसिटी चेंज होगा dv अपॉन dt। और वेलोसिटी चेंज होने के हमारे पास दो तरीके हैं, मैग्नीट्यूड में चेंज हो और डायरेक्शन में चेंज हो, और मैग्नीट्यूड में भी चेंज हो प्लस डायरेक्शन में भी चेंज हो। तो हमारे पास ये
तीन तरीके हैं, तीन मेथड है जिससे हमारे पास वेलोसिटी में चेंज हो सकता है। ये क्वेश्चन बहुत फ्रेंडली पूछा जाता है कि एक हमारे पास पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा था, एक पार्टिकल हमारे पास ए से चलना स्टार्ट किया, ए बी सी डी, ए से बी तक वो 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, बी से सी तक भी वो 5 मीटर पर सेकेंड से चला, और सी से डी तक भी वो 5 मीटर पर सेकेंड से ही चला। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारे पास तीन सेक्शंस हैं। ए से बी वो आने में लेता है 10 सेकेंड्स, और बी से सी जो आता है वो आने में लेता है वो 10 सेकेंड्स, और सी से डी आने में वो लेता है 10 सेकेंड। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, हमें ए से बी के बीच में एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, बी से सी में एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, और सी से डी में एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। देखिए वेलोसिटी जो है वो हमारे पास, इसका स्पीड जो है 5 मीटर पर सेकेंड यहां पर भी है, 5 मीटर पर सेकेंड यहां पर भी है। हम लोगों को इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है कि एक्सेलरेशन होगा क्या। ये 5 मीटर पर सेकेंड से ही आ रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड से ही जा रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। तो बी से सी में देखिए हमारे पास वेलोसिटी में चेंज हुआ है क्या? नहीं, बिल्कुल वेलोसिटी में चेंज नहीं हुआ। इसको हम लोग मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, इसको हम लोग मान लेते हैं ये वाई एक्सिस है। डाउनवर्ड डायरेक्शन को अगर हम लोगों ने निगेटिव एक्सिस, हम लोग ये अपना एक्सिस मान करके चलते हैं कि ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ये निगेटिव हो जाएगा हमारे पास, निगेटिव वाई एक्सिस। तो पार्टिकल हमारे पास इस तरीके से यूं मुड़ करके हमारे पास यहाँ ए से डी तक पहुंचा है। तो हमें ए से बी के बीच में इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। तो एक्सेलरेशन बिटवीन ए बी इज इक्वल टू 5 माइनस 5 डिवाइड बाई 10, यानी क्या हो गया 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए कोई चेंज नहीं हुआ है एक्सेलरेशन में, मतलब वेलोसिटी में। लेकिन यहां से देखिए, यहां पर वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में है और यहां पर वेलोसिटी किस डायरेक्शन में हो गया, वाई डायरेक्शन में हो गया। यानी यहां पर हमारे पास एक्स से वाई में गया है, एक्स से वाई में जाने में उसको कितना समय लगा है, 10 सेकेंड का लगा है। तो यहां पर एक्सेलरेशन होगा, और अगर एक्सेलरेशन होगा फ्रेंड्स तो हम लोग क्या कह सकते हैं। देखिए आइए हम लोग इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ये एक्सेलरेशन कितना होगा और किस तरीके से हमारे पास आएगा। देखिए हम लोगों ने इसको माइनस वाई डायरेक्शन को निगेटिव लिया है, तो हम लोग ये कहें कि चेंज इन वेलोसिटी, अगर हम लोग कहें कि बी से सी के बीच में एक्सेलरेशन कितना होगा, तो ज्यादातर लोग कहेंगे कि 0 होगा। अगर जो लोग नहीं पढ़े हुए हैं, लेकिन आप अगर पढ़े हुए हैं, आप अगर देख रहे हैं इस लेक्चर को, तो आपको बहुत इजीली हमारे पास कंसीडर करने आ जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग ये कहें कि एक्सेलरेशन, अगर हम लोग को एक्सेलरेशन अब 2 डायरेक्शंस में मिलेंगे, एक्स में मिलेगा और वाई में मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी हम लोग ये कहें कि एक्सेलरेशन x इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी एट c इन x डायरेक्शन माइनस वेलोसिटी एट b इन x डायरेक्शन डिवाइडेड बाय टाइम, यानी 10 सेकेंड। तो यहाँ पर 0 है और यहाँ पर क्या है 5, यहाँ पर हमारे पास 10, यानी क्या आ गया -1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन है फ्रेंड्स, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर हम लोग दूसरा अगर चीज ये लिखना चाहें कि अगर ए वाई अगर हम लोग लिखना चाहते हैं वेक्टर, तो ए वाई वेक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए वाई डायरेक्शन में, यानी हमारे पास वेलोसिटी एट सी इन वाई डायरेक्शन माइनस वेलोसिटी एट सी इन वाई डायरेक्शन डिवाइडेड बाई टाइम 10। तो ए वाई इज इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा, ए वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा फ्रेंड्स बताइए। यहाँ हमारे वाई पर कितना वेलोसिटी है 5, माइनस यहाँ पर 0 था, ये 10 हो गया, यानी ये 1/2 आ गया। एक्स और वाई, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन और एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, ऐड कर देने से हमें मिल जाएगा एक्सेलरेशन। तो ऐड हम लोग सिंपली नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी देखना होगा। तो एक्स और वाई के बीच में एंगल कितना होता है फ्रेंड्स, एक्स और वाई के बीच में एंगल कितना होता है, एक्स और वाई के बीच में एंगल होता है हमारे पास 90 डिग्री का, और हमारे पास एक्स डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन है और वाई डायरेक्शन में भी है। तो भाई अगर हम लोग ये निकालना चाहें एक्सेलरेशन का, अगर हम लोग डायरेक्शन देखें तो ये है
माइनस एक्स का मतलब ये ए एक्स इधर हो जाएगा, ये 1/2 है, और इधर हमारे पास हो जाएगा वाई डायरेक्शन में कितना 1/2, क्योंकि डायरेक्शन ही उधर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे भाई, एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कैसे आएगा, इनका वेक्टर सम। तो वेक्टर सम क्या होता है, जब टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में होते हैं, दोनों बराबर हैं, तो हमारे पास ए जो आ जाएगा वो ए की वैल्यू आ जाएगी √ax² प्लस ay²। दोनों में 90 है तो 2ax cos थीटा भी आएगा, थीटा 90 डिग्री है इसलिए हम लोग उसको नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये = 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 ये माइनस में होगा 1/2 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो देखिए ये आ जाएगा √2/2 = 1/√2 मीटर पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये टोटल जो एक्सेलरेशन आया, ये एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल होगा बिटवीन हमारे पास B से C। बिटवीन B से C में जो एक्सेलरेशन का पोर्शन होगा आप लोग इजीली कंसीडर कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। यहाँ पर केवल डायरेक्शन चेंज हुआ है फ्रेंड्स, तो B और C के बीच में स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। और अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो हमारे पास एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, तो हम लोग इस चीज को, आप लोग फिर से इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। फिर से C और D के बीच में देखिए डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, तो एक्सेलरेशन जो CD होगा, एक्सेलरेशन CD वो क्या होगा, 0 होगा। एक्सेलरेशन CD 0 होगा, एक्सेलरेशन AB 0 होगा, लेकिन एक्सेलरेशन BC जो होगा, ये एक्सेलरेशन BC है, एक्सेलरेशन BC 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या आएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं हम लोग। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास कर्व लीनियर मोशन क्या होते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशंस क्या होते हैं, पैराबोलिक मोशन क्या होते हैं, उस चीज के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।